नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। 2019 के लोकसभा चुनाव में अभी करीब 2.5 साल है, लेकिन क्या कांग्रेस ने अभी से हार मान ली है? और क्या कांग्रेस को भरोसा हो गया है कि वो खुद के दम पर बीजेपी से नहीं लड़ सकती, इसीलिए उसे गठबंधन का कंधा तलाशना पड़ रहा है? आज ताल ठोक के सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने खुद ये मान लिया है कि वो 2019 में बीजेपी का मुकाबला अपने दम पर नहीं कर सकती। कल पार्टी के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि अब मोदी को चुनौती तभी दी जा सकती है जब महागठबंधन बने। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की बंपर जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि देश में अब कोई ऐसा नेता नहीं जो मोदी को चुनौती दे सके और विपक्ष को 2019 भूलकर 2024 की तैयारी करनी चाहिए। जेडीयू भी कई मौकों पर कह चुकी है कि मोदी से लड़ना है तो सारे विपक्ष को एक साथ आना होगा। तो क्या यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की जीत ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को इस कदर निराश कर दिया है कि वो खुद मानने लगे हैं देश में मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है, वो भी जबकि 2019 के पहले देश के 15 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने? तो क्या माना जाए कि मोदी कांग्रेस के हर उस फॉर्मूले को ध्वस्त कर चुके हैं जिसके सहारे उसे अब तक वोट मिल रहे थे? क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस 2019 के आम चुनाव से 2.5 साल पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है और मोदी से हार का यही बंधन 2019 में मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनेगा? और क्या 2019 में यह गठबंधन का कंधा ही कांग्रेस को जिंदा रख पाएगा? ताल ठोक के आज की बहस इन्हीं सवालों पर। हमें मैदान में रहना है, जीतने का संभावना कम है एक लिहाज से, लेकिन एकत्रित हो गए तो वो बढ़ जाता है। एक ही तरीका है कि हो सके तो एक महागठबंधन, नहीं हो सके तो कम से कम एक गठबंधन हम सन 2019 तक बनाएं। 2-2.5 साल का समय है और फिर हम देखेंगे कि उस मुकाबले में कौन जीतेगा। इन्हें कहावत है कि 100 लंगड़ा मिला करके एक पहलवान नहीं होता है। लड़ने के लिए किसी के लिए उसको सक्षमता के लिए कोई आपको पहलवानी नहीं करनी, या आपको कोई बंदूक निकाल के नहीं चलना है। अगर कोई हरा सकता है तो राहुल गांधी की सादगी हरा सकती है। नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे नेता हैं जो मोदी जी का तुर्की ब तुर्की जवाब दे सकते हैं और उनको पूरा देश बहुत गंभीरता से सुनता है और हर दिल अजीज नेता हैं। बिहार में हराया है हम लोगों ने, बीजेपी को हराया है। कोई अकेले डूबना नहीं चाहता, इसलिए सब चाहते हैं कि मिलकर ही हम डूबे। 19 की बात तो छोड़ दीजिए, 24 तक के लिए कोई गुंजाइश नहीं। सबको बैठ कर तय करना पड़ेगा, कोई अकेले किसी के कहने पे कोई तय नहीं हो जाएगा। ये प्रश्न बड़ा है, अगर हम सब एक हो गए तो लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल, मोदी से डरे विपक्ष ने 2019 से पहले ही मानी हार। दूसरा सवाल, 2019 में विपक्ष का हार का बंधन बनाएगा महागठबंधन। तीसरा सवाल, क्या सारे हारे मिलकर लगा पाएंगे मोदी को किनारे? चौथा सवाल, क्या गठबंधन का कंधा रखेगा कांग्रेस को जिंदा? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार में एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारे साथ राजीव रंजन है, वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के चेयरमैन हैं, शिक्षा के अधिकार की लड़ाई से जुड़े हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, जो कि पेशे से सर्जन हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे साथ स्मिता प्रकाश होंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल, जिसे कि आप एएनआई के नाम से जानते हैं, उसकी संपादक हैं और पिछले करीब 2 से ढाई दशक का तजुर्बा उनके पास पत्रकारिता में है। आप सबका ताल ठोक में स्वागत है। नियम आपको बता दें, 1.5 मिनट का समय आप सबको पहले सवाल के जवाब के लिए मिलेगा। उस समय घड़ी चलती रहेगी। 1.5 मिनट खत्म होने के बाद आपकी आवाज खुद ब खुद बंद हो जाएगी बजर बजने के बाद। उसके बाद अगले राउंड से आपको फ्री मैदान मिल जाएगा, तब आप एक दूसरे से सवाल भी पूछ सकेंगे और टोका टाकी भी कर सकेंगे। वैसे ना ही करें तो अच्छा रहेगा। प्रेमचंद मिश्रा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। अभी 2.5 साल है
और 2.5 साल के दरमियान कम से कम 15 विधानसभा चुनाव और होने हैं। ऐसे में अगर मणिशंकर अय्यर ये कह रहे हैं कि मोदी को हराना है तो सबको एक साथ आना होगा, क्या इसका मतलब कांग्रेस ने हार मान ली है? रोहित जी, मुझे प्रश्नता हो रही है कि आखिर मणिशंकर जी का कोई बयान तो आप लोगों को अच्छा लगा। इससे पहले जब भी वो बोलते थे तो आप लोग उन पर बरस पड़ते थे, लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ आप लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है। मणिशंकर जी कांग्रेस के कोई आधिकारिक लाइन को उन्होंने नहीं बताया है, ना वो पार्टी के हमारे महासचिव हैं, और ना उनको पार्टी ने कहा था कि आप इस तरह का वक्तव्य दीजिए। वो उनका पर्सनल ओपिनियन है जिससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते। पार्टी ने 2019 को लेकर अभी कुछ तय नहीं किया है। अभी बहुत सारे राज्यों के चुनाव होने हैं और काफ़ी टाइम है, और कांग्रेस का मानना है कि हम 2019 के लिए अपने बलबूते तैयारी करेंगे और चुनाव में जाएंगे। अगर आवश्यकता पड़ी उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर तो पार्टी आलाकमान उस समय इस संबंध में सोचेगा कि हमें कौन सी रणनीति बनानी है और कौन से राजनीतिक कार्यक्रम करने हैं या कौन सा समीकरण बनाना है। आज के डेट में इस तरह की बातें सिर्फ मीडिया में अटकलबाजी हैं और उसके सिवा इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। जहाँ तक गठबंधन को लेकर है या कई चीज़ों को लेकर है, ये मोदी वर्सेस ऑल या क्या मोदी जी को हराने के लिए ये होगा वो होगा, ये सब चीज़ें एक आध चुनाव के परिणाम को लेकर बहुत कुछ आगे तक का सोच लेना मैं समझता हूँ यह भी उचित नहीं है। इन 5 राज्यों में भी एक राज्य में हमने भी उसी तरह की बड़ी सफलता हासिल की है जैसे बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया है, और बाकी 3 राज्यों में हम सबसे बड़ी। 1.5 मिनट हो गया सर, समय समाप्त हो गया। सत्यव्रत चतुर्वेदी और प्रिया दत्त, उनकी राय को भी अगर आप निजी राय बता के खारिज करना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है, क्योंकि आप पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। ये दोनों या मणिशंकर अय्यर नहीं है। वैसे 5 साल में 24 चुनाव हारे हैं कांग्रेस पार्टी ने। 28 राज्यों में 24% सीटों पर जमानत जब्त हुई है। राहुल गांधी ने जो 40 रैलियां की थी उसमें 7 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आई हैं, जिसका नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी लगभग बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, आप कहें वेंटिलेटर पर है, कितनी रैलियां की थी, या कहें दूसरे कंधों पर है। मोदी जी ने पंजाब में थोड़ा सा रुक जाइए, वापस आ रहा हूं, आपको अगले समय मिलेगा तब आप बोल लीजिएगा। आप मोदी जी की रैलियों से तुलना करते हैं, राहुल जी की कर लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर, मैं केवल कुछ तथ्य रख रहा हूं। तो बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस आप कह सकते हैं या तो वेंटिलेटर पर है या दूसरों के कंधों पर है। राजीव रंजन, जेडीयू लगातार एक बात को कहता आया है और इस बार उसने फिर दोहराया, बड़े नेताओं ने जेडीयू के, कि अगर आपको मोदी का मुकाबला करना है तो आपको नीतीश कुमार के पीछे आना होगा। वही एक चेहरा है जो नरेंद्र मोदी को 2019 में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस बिहार में आपकी जूनियर पार्टनर है, क्या आप कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सीनियर पार्टनर मानने को तैयार होंगे अगर वो कहते हैं कि नहीं हम राहुल गांधी का ही चेहरा आगे लेके चलेंगे? देखिए, एक बात बिल्कुल इस चुनाव से साफ हो गई है कि पहले हम गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ लड़ते थे और आज उसकी जगह गैर भाजपावाद ने ले ली है। ये एक ज़मीनी सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी चुनौती को महसूस कर लिया था नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले, और इसीलिए जब हमारे नेशनल काउंसिल ने उनको अधिकृत किया कि वो सभी दलों से एक व्यापक गठजोड़ बनाने की बात करें, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए भी बड़े दलों के गठजोड़ बनाए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और वहाँ के तमाम छोटे जो दल हैं, जो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल हैं, वो एक साझा मंच बनाएं और भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को तभी बेअसर किया जा सकेगा। उस आह्वान का स्वागत नहीं हुआ और ज़मीनी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को मिले वोट, और अगर दूसरी तरफ जिन दलों की बात हम कहते हैं उनके मिले वोटों को जो देखा जाए तो ये मिलकर लड़ते भाजपा की चुनौती बेअसर हो सकती थी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम ये कहना चाहेंगे कि जो आइडियोलॉजी का जो साम्राज्यवाद है भारतीय जनता पार्टी का, उसके खतरे बड़े हैं। तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ध्वस्त हो रहे हैं। किसी भी तरीके से जीत चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में भाजपा का परचम चाहे वोट से मिले या प्रबंधन से मिले। ये इस बार के 5 राज्यों के चुनाव ने भी साबित किया कि जहां वो लड़ाई में कमज़ोर हुए थे वहां भी उन्होंने सरकार बना ली। अब ये जो सारी परिस्थितियां हैं, इसमें नीतीश कुमार जी का चेहरा एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरता है और जो देश की राजनीतिक स्थितियां बन रही है। सर, आवाज़ बंद हो गई आपकी, 1.5 मिनट हो गया। जो मेरा सवाल था आप आखिरी पंक्ति में उस पर आए कि नीतीश कुमार जी का चेहरा सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरता है। उसमें नीतीश कुमार जी के नेता राहुल गांधी हो सकते हैं नहीं, ये जवाब अभी रह गया।
वापस आपके पास आऊंगा। संबित पात्रा, एक बात कही जाती थी कि जहां जहां कांग्रेस के अलावा कोई खिलाड़ी आ जाएगा बीजेपी वहां पर पिट जाती है। बिहार में भी ऐसा हुआ, दिल्ली में भी ऐसा हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने इस मिथ को तोड़ लिया। पर यह भी एक तथ्यात्मक सच है कि अगर सारी पार्टियां एक तरफ होती हैं और आप एक तरफ होते हैं तो उनका वजन ज्यादा है। देखिए, 2-3 विषय इसमें समझना है। पहला विषय है कि मणिशंकर अय्यर जी के जो आज बाइट को हम देख रहे थे, मैं कह रहा था कि देखिए अहंकार की नियति क्या होती है। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो एक बार मोदी जी की तरफ उंगली करके कह रहे थे ये क्या प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये तो आके हमारे कांग्रेस के दफ्तर में चाय बेचे, उसका प्रबंधन हम करेंगे। यही मणिशंकर अय्यर आज कह रहे हैं कि मोदी को हराना नामुमकिन है, उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। जो अहंकार करता है उसका नियति यही होता है। दूसरा, ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, इसको मैं कहूँगा अलायंस ऑफ नर्वसनेस। ये घबरा के आज कहीं ना कहीं सबने हार मान ली है कि अकेले हम मोदी के खिलाफ लड़ नहीं सकते हैं। जहां तक गणित की बात है, देखिए गणित से इलेक्शन जीतने के दिन चले गए कि 100 मुसलमानों को टिकट दे दो तो अब मुसलमान को वोट दे देगा और हम गणित से इलेक्शन जीत जाएंगे। गणित वर्सेस रसायन, अरिथमेटिक वर्सेस केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री मोदी जी का आज गरीबों के नेता होने के नाते गरीबों के साथ है, वो केमिस्ट्री इन नेताओं के पास अर्थात राहुल गांधी जी के पास या किसी और के पास नहीं है। मोदी जी कहते हैं ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, और राहुल जी क्या कह रहे हैं, मैं बैठ चुका हूं और सबको बैठाऊंगा। तो देखिए इन दोनों में फर्क है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। जो अलायंस बाकी पार्टी करना चाहती है वो एक नेगेटिविज्म के इर्द गिर्द है कि कैसे हमारी जो महत्वाकांक्षा है कुछ बनने की वो बरकरार रहे। मोदी जी का महत्वाकांक्षा एक ही है कि देश कैसे एक न्यू इंडिया, एक आगामी भारत के लिए तैयार हो। स्मिता प्रकाश, आपका आकलन क्या कहता है? क्या आपको लगता है 2019 को लेके ये राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पे तब जब एक को लगता है कि नहीं अभी भी राहुल गांधी चेहरा होने चाहिए, दूसरे को लगता है नीतीश कुमार ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, वहाँ मायावती की भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, मुलायम सिंह यादव की भी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी, बाकी राजनीतिक दल उनके भी कुछ ना कुछ एजेंडा और इच्छाएं हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपनी एक लकीर साफ खींच ही दी है। 2019 में एक साथ आ सकते हैं? एक के बाद एक कहूँगी। पहली बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मीडिया को बहुत आनंद आ रहा है कि मणिशंकर अय्यर के बारे के स्टेटमेंट को लेकर। पहली बात तो आनंद तो आएगा ना, 40 साल तक जो गांधी परिवार का फ्लैग बेरर रहा है इस मुल्क में, जिसने इतने इलेक्शन जीते, जिसने इतने बयान दिए कि गांधी परिवार के अलावा और कोई राज नहीं कर सकता इस मुल्क में, अब वो कह रहा है कि गांधी परिवार में वो बात ही नहीं है कि इलेक्शन जीत सकते हैं, और वो गठबंधन की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ा बहुत तो आई थिंक दे शुड गिव अस दिस टाइम टू एंजॉय दिस स्टेटमेंट कि कहीं तो उनको आईना जो हम सब दिखा रहे थे वो दिख गया उनको। दूसरी बात, गठबंधन के लीडर के बारे में आप कह रहे थे रोहित। द थिंग इज, अगर आप देखेंगे कि जब जनता पार्टी बनी थी, एक जेपी फिगर था जयप्रकाश नारायण, एक त्याग और एक आइडियोलॉजी जो है उनका एक सिंबल था। उन्होंने गैदर किया सबको और एक गठबंधन बनाया। उसके बाद कई सारे गठबंधन बने, लेकिन वो कोalition गवर्नमेंट्स टिकी नहीं। तो अगर गठबंधन बनाना होगा इनको तो कोई पहले तो एक लीडर देखें। जैसे आप अभी कह रहे थे कि नीतीश कुमार, आई डोंट थिंक नीतीश कुमार हैज़ द स्टेचर टू लीड अ गठबंधन एट दिस स्टेज, लेकिन अभी 2.5 साल और हैं, पता नहीं तब तक क्या हो जाता है। दूसरा, संबित कह रहे थे कि गणित से इलेक्शंस नहीं जीते जाते। आई एम सॉरी, गणित से सरकार जरूर बनाए। स्मिता, आवाज कट गई, लेकिन अब क्योंकि समय सीमा हट गई है तो मैं अगला सवाल आप ही से ले लेता हूं। पहले अपनी बात पूरी कर लें। आप कह रही हैं गणित से चुनाव ना जीते जाते हो, गणित से सरकारें बन जाती हैं। स्मिता जी, आप बात पूरी कर सकती हैं अपनी। अच्छा, हाँ, मैं ये कह रही थी कि गणित से अगर इलेक्शंस नहीं जीते जाते, ये मैं नहीं मानती हूँ। हाँ, ठीक है कि अगर आप मुस्लिम वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक, दलित वोट बैंक, वो सारा खारिज कर दीजिए आप, लेकिन गणित से सरकारें बनती हैं। गोवा और मणिपुर आर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। तो गणित बहुत ज़रूरी है। टिकट एलोकेशन में गणित ज़रूर देखा गया था, अमित शाह ने ज़रूर देखा था कि गणित इसमें कैलकुलेशन की थी, इसीलिए इलेक्शन जीते हैं। इस तरह का जो वेव आपने यूपी में देखा, ये सिर्फ गणित की वजह से है। So let's not put that aside कि mathematics was not at play. It was very much at play. हाँ, vote bank was not so much at play जितना कि पहले इलेक्शंस में होता था। प्रेम मिश्रा जी, आप कहना चाहेंगे कुछ स्मिता जी ने जो बातें कही उन पर?
नहीं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मैं उनकी बातों पर बहस नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ इन चीज़ों को जोड़ना चाहता हूं कि इस मुल्क में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हार जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट की पार्टी बन गई थी, लेकिन फिर भी वो पार्टी उभर के आई है। तो मैं समझता हूँ यह कोई ऐसी घटना नहीं हो गई है जिससे कोई पार्टी अपने आप को हतोत्साहित समझ ले या कोई पार्टी अपने आप को ज़्यादा ही उत्साहित समझ ले। मैं तो कहा कि आप अगर मोदी जी का व्यक्तित्व और उनके क्रियाकलाप, उनके कार्यक्रम इतने बेहतर होते तो इस चुनाव का जो यूपी में परिणाम आया है कुछ तो मिलता जुलता असर पंजाब में होना चाहिए था। वहाँ उनकी सरकार हट गई, गोवा में उनकी सरकार हार गई, उसको बहुमत नहीं मिला। तो ये तमाम चीज़ें, इससे पहले बिहार हारे, दिल्ली हारे, बंगाल में बुरी तरह से पिटे। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं हारे हैं और वो जीते भी हैं। तो इस तरह से एक आभा मंडल बना देना कि मोदी मैजिक है और लहर है, सुनामी है और अब अगले 5 साल 10 साल तक ये तो मणिशंकर अय्यर ही बना रहे हैं ना, किन्हीं को अपने काल्पनिक युग में रहना। तो मणिशंकर अय्यर ही बना रहे हैं, प्रिया दत्त बना रही है, सत्यव्रत चतुर्वेदी बना रहे हैं, आधिकारिक। हाँ ठीक है, मणिशंकर आपके लिए, आप देखिए, मैं कहा ना, अब स्मिता जी को बुरा लग गया। मणिशंकर अय्यर जी की ठीक कहा संबित पात्रा जी ने, मणिशंकर जी के उस बयान को लेकर कितना हम लोग को नुकसान हुआ जिसको आपने चर्चा भी की। मणिशंकर जी के बयान कोई पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, पार्टी की सोच। आपके यहाँ अभी भी चल रहा है, कांग्रेस की तरफ से आप दिखला रहे हैं, कांग्रेस ने कहा 224 का क्या आप चला रहे हैं, वो कांग्रेस का लाइन नहीं है, लेकिन आप चला रहे हैं, आपका चैनल है। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र में सर आपके नेता तो कहाँ जाके क्या क्या बुलाते हैं और जीतने को लेकर उसमें सोच ले। अगर इसी में पड़े रहे सर कि आधिकारिक है और ये अनाधिकारिक है, तो आपके पता नहीं लगता ना सर कब कौन सी राय किसकी निजी राय हो जाती है और कब कौन सी राय किसकी सार्वजनिक राय हो जाती है। नहीं, ये पता ही नहीं लगता ना सर। आपको ही पता है, आप लोगों ने तो पता है। सर अब एक बात बताइए ना, अनौपचारिक बयान वाले कितने प्रवक्ता हैं आपके सर, बताइए ना। मैं अभी गिनना शुरू कर देता हूं सर, आप खुद ही कह देंगे कि इनमें से 2-4 को तो मैं जानता नहीं। वो आपके लिए बाकायदे सोशल मीडिया पे आंदोलन छेड़े बैठे। अनौपचारिक बयान देने वाले तो कोई प्रवक्ता होते नहीं। अनौपचारिक प्रवक्ता तो कोई होता ही नहीं ना। प्रवक्ता तो सर वाटर टेस्टिंग के लिए छोड़े जाते हैं ना कुछ लोग। अब आप उनकी दिग्विजय सिंह लीड करते हैं, उसमें मणिशंकर अय्यर का नंबर 2 है। नहीं, वो ठीक है, वो आप लोगों के लिए, वो तो हम ही लोग तो चला रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो हम लोगों के लिए, हम चलाते हैं तो आपको बुरा लगता है कि इनको क्यों चला रहे हो। आप खुद कह रहे हैं वो हम लोगों के लिए। आपको लगा हो कि आज मणिशंकर जी कुछ बोल सकते हैं तो आपने बुलवा लिया। मैं क्या कह रहा हूं सर, हम तो सोनिया जी, राहुल जी से भी उम्मीद करते हैं, उनके पास भी जाता है कैमरा लेके, माइक लेके आदमी कर रही है। नहीं, सुनिए ना, बोलने दे रहे हैं, आप नहीं देते हैं। मेरी बातों को सुन लीजिए। गठबंधन की पॉलिटिक्स आज इस देश में एक आवश्यकता है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। बीजेपी गठबंधन में रहते हुए पंजाब में बुरी तरह से पिट गई, जैसे हम यूपी में पिट गए। तो गठबंधन को कहीं कहीं लोग स्वीकार करता है, जैसे बिहार में किया। बिहार में 3 प्लेयर अच्छे प्लेयर थे, उनका अपना अपना वोट था। नीतीश जी, लालू जी बड़े नेता उसमें थे, उसका लाभ हमको मिला। लेकिन क्या वजह है कि पंजाब में हम अकेले अपने बलबूते लड़े, बिना गठबंधन के लड़े। और देखिए, नीतीश आपके नेता होंगे 2019 में, हम 77 सीट। आप मानेंगे कि नीतीश को चेहरा बना के आप 2019 में गठबंधन बनाए? बड़ी जीत होगी। नीतीश कुमार जी बिहार में हमारे चेहरा हैं, हमारी सरकार को लीड कर रहे हैं। बिहार के बाहर आपको नहीं लगता वो चला पाएंगे? कुछ शामिल है। नीतीश कुमार एक गंभीर राजनेता है, नीतीश कुमार एक गंभीर पॉलिटिशियन है, उनकी अपनी एक अच्छी सोच है और मैं समझता हूं इस तरह की सोच वाले नेताओं की। सर, उनका बायोडाटा नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, हर पार्टी अपने सिर्फ ये पूछ रहा हूं करती है कि बिहार के बाहर वो 2019 के गठबंधन का चेहरा बताना चाहता हूं, आप इस पर हां है या ना है? मैं सिर्फ एक सवाल पूछूं, आप हाँ या ना भी कह सकते हैं केवल। राहुल गांधी के नेतृत्व में, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। बात खत्म हो गई, उसका जवाब दे रहा हूं ना। बस आपने कह दिया। राहुल गांधी हमारे नेता हैं और हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे 2019 का लोकसभा। ठीक है सर, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके नेता राहुल गांधी ही रहेंगे या नीतीश कुमार हो सकते हैं। कुछ तकनीकी खामी आ रही है, हम आपकी वो तकनीकी दिक्कत दूर करके आ रहे हैं। संबित पात्रा, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, फिर मैं राजीव रंजन से कमेंट लेता हूं। स्मिता प्रकाश मुस्कुरा रही है, उनसे भी पूछता हूं। देखिए, कुछ सवाल अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया था, उस पर जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, उन्होंने ठीक कहा कि अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए और मणिशंकर अय्यर जी को उन्होंने एक तरह से अहंकारी भी कहा। आधिकारिक प्रवक्ता वो नहीं है, उन्होंने कहा। ठीक है, आधिकारिक प्रवक्ता के कल के बयान का विषय में बताता हूं। कल जब मोदी जी ने कहा ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, आपको जान के आश्चर्य होगा, एक पढ़ा लिखा प्रवक्ता इनका, जो आधिकारिक प्रवक्ता है जिसका नाम है मनीष तिवारी, उनका बयान आपने देखा होगा। उनको जब पूछा गया कि मोदी जी कह रहे हैं ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, तो उसका मतलब क्या है, आप लोग क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला मोदी जी को ऐसी जगह पे कोई बीमारी होगी जो वो बैठ नहीं पा रहे हैं।
आप बताइए, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग एक पढ़ा लिखा आधिकारिक प्रवक्ता उनका कर रहा है और ये बोल रहे हैं, उससे अच्छा तो मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं जो अनाधिकृत है। और दूसरी बात, हाँ ये भी सच है कि हम 2 पार्टी के लोग थे, दो लोग हमारे सांसद थे, वहां से यहां तक आए हैं। उस समय अटल जी जैसे हमारा पुरोधा था और आज मोदी जी और अमित शाह जैसे पुरोधा हैं जो हम यहां तक आए हैं। आप तो सोच लीजिए, उस समय आपके पास इंदिरा गांधी थी और आज आपके पास राहुल गांधी है। आप राहुल जी को इंदिरा गांधी के बराबर मान सकते हैं और हम भी चाहते हैं कि आप माने, और प्लीज़ हम लोग लड़ भी सकते हैं बहुत आपस में, मगर राहुल जी को हटाइएगा मत, उनको एलिवेशन दीजिएगा। तीसरी बात, जहाँ तक बिहार का विषय है, देखिए बार बार बिहार मॉडल को जो दिखाया जा रहा है, मैं आपको बता दूं बिहार की स्टोरी ये थी कि अगर लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया होता, आज बिहार में ये स्थिति नहीं होती। और आज भी जो सुगबुगाहट हम सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं राबड़ी जी और लालू जी नीतीश कुमार जी को बता रहे हैं आपका समय बहुत हो गया, अब हमारे पुत्रों का समय है, पुत्रों को लाने के लिए ये सब किया गया था। कुल मिला के ये जो अलायंस था, ये एम्बिशन का अलायंस था और इसका खामियाजा बिहार आने वाले समय में भुगतेगी, आप देखिए। ठीक है राजीव रंजन, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक्सेप्टेबल नेता होंगे ज्यादा। राजीव रंजन तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? शायद राजीव रंजन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। स्मिता, उससे पहले मैं आपसे जल्दी से एक कमेंट ले लेता हूं। जब कोई पार्टी चुनाव में जाती है तो वो एक एजेंडा लेके जाती है, जनता के विकास का, जनता की भलाई का, उसकी बेहतरी का प्लान बताती है। यह गठबंधन क्या बताएगा जाके? हम मोदी को रोकने के लिए आए और जनता वोट दे देगी? ये एंटी मोदी प्लेटफॉर्म जो है वो चला नहीं, यूपी में नहीं चला, उत्तराखंड में नहीं चला, गोवा में नहीं चला, मणिपुर में नहीं चला। जहाँ पे भी उन्होंने एक एंटी मोदी प्लेटफॉर्म लिया वहाँ पर नहीं वोट मिले उन्हें, क्योंकि somehow the people of the states now believe that their dreams can be fulfilled अगर by what Mr. Modi is doing। तो वो एंटी मोदी प्लेटफॉर्म तो अभी चलेगा नहीं, फिलहाल नहीं चलेगा। 2.5 साल के बाद पता नहीं, डीमोनेटाइजेशन का जो मामला था वो तो इट वाज गिवन ऑन अ प्लेटर। अगर वो चाहते तो डीमोनेटाइजेशन को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना सकते थे, लेकिन नहीं बना पाए। तो वो एक के बाद एक इशू पर जंप करते गए। आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि अखिलेश पहले अपने आप को एक डेवलपमेंट विकास पुरुष के का मॉडल बना रहे थे, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रहे थे। तो उसके बाद गठबंधन बनने के बाद दे वेंट ऑन दिस एंटी मोदी प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी के हर स्पीच में ही वेंट ऑन अटैकिंग मोदी, लेकिन वो बात बनी नहीं। तो एंटी मोदी प्लेटफॉर्म जैसे एक एंटी इंदिरा प्लेटफॉर्म था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, अब ये मोदी हटाओ देश बचाओ तो बनेगा नहीं। एटलीस्ट अभी तो इट डजंट लुक लाइक। 66% ऑफ इंडियंस नाउ आर अंडर द बीजेपी अम्ब्रेला। तो अगर 66% स्टेट्स में अगर आप दे हैव ऑलरेडी इलेक्टेड बीजेपी, तो आप सोच लीजिए कि एंटी मोदी प्लेटफॉर्म इस टाइम अगर वो एजेंडा लेके चले तो वो तो बात बनेगी नहीं। सो आई डोंट थिंक, एंड द अदर थिंग इज दैट इनके पास अभी एंटी मोदी के अलावा इनके पास और कोई इशू ही नहीं है। किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को देख लीजिए, वो अभी कोई इशू ढूंढ रहे हैं टू फाइंड आउट कि कैसे अटैक कर सकते हैं रूलिंग पार्टी को। तो पहले तो वो तय कर लें कि मोदी के अलावा वो किस बात पर वो अटैक कर सकते हैं। ठीक, राजीव रंजन, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर एक्सेप्टेबल नेता नहीं हो सकता। आपने खुद सुन लिया अभी प्रेमचंद मिश्रा जी को, उनका कहना है कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में ही विश्वास करते हैं। ऐसी स्थितियों में गठबंधन कैसे चलेगा आगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी चुनाव में काफ़ी वक्त बाकी है और हमारी पार्टी ने जो महसूस किया है वो हमने बताया है। अभी स्मिता जी का हम सब काफ़ी सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि नीतीश कुमार जी का वो स्टेचर नहीं है कि वो लीड कर सकें। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, स्मिता जी ने देश को लंबे समय से देखा है और उनकी काफ़ी बड़ी शख्सियत है, लेकिन नीतीश कुमार जी का 40 वर्षों का जो संसदीय जीवन है, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उनके अलग अलग मंत्रालयों में जो उनकी भूमिका और उनका जो कार्यकाल रहा है वो यादगार रहा है, और राज्य में भी वो तीसरी पारी उनकी है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, 2004 के पहले नरेंद्र मोदी जी को देश की राजनीति में बहुत कम लोग जानते थे, और जो एक राज्य में अच्छा हो बुरा हो, गुजरात के मॉडल के विरोध में भी कई लोग थे, गुजरात के मॉडल के समर्थन में भी कई लोग थे, और उनकी पूंजी वही थी। यह अलग बात है कि वो पूंजी ही हमारे एनडीए से अलग होने का कारण बनी। और अब मैं संबित जी को एक बात कहना चाहूँगा। संबित जी, नीतीश कुमार जी एनडीए में थे तो बिहार में आपने अपनी दस्तक दे दी। नीतीश कुमार जी आज नहीं है तो बिहार की जनता ने सत्ता से निर्वासन की लंबी राह आपके लिए तय कर दी, और गठबंधन में हमारे और
राष्ट्रीय जनता दल के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, ये आपने कहा। ये मनगढ़ंत कहानियों से देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। पहले महाराष्ट्र में अपने साथियों को संतुष्ट कर लीजिए, जो कभी आपके खिलाफ असेंबली लड़ते हैं, मजबूरी में फिर आपको जोड़ना पड़ता है। फिर अभी वहाँ म्यूनिसिपल बॉडीज़ के इलेक्शन में भी आपकी जो कुश्ती थी उसको दुनिया ने देखा, और जिस तरह से मंत्री परिषद से लेकर सड़क तक आपका दुराव दिखता है, मुझे लगता है उससे बदरंग तस्वीर गठबंधन राजनीति की देश में नहीं हो सकती है। इसलिए अपने गिरेबा में झांकिए और अलायंस को भय से उपजा हुआ अलायंस कहने के बजाय आप ये मानिए, जो प्रेमचंद जी ने भी कहा कि गठबंधन युग है, और संसदीय राजनीति का ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों के कंधे का इस्तेमाल करना पड़ा, कहीं नवीन पटनायक का, कहीं नीतीश कुमार जी का, कहीं शिबू सोरेन का, कहीं बहन मायावती जी का। आज आपका अगर हिंदुस्तान में कोई वजूद कायम है तो 77 याद कीजिए, अब जनता पार्टी में जनसंघ एक छोटा सा घटक था आपका सर। लेकिन आज का सवाल जो है, में नेशनल फ्रंट में राजीव जी, मैं टोकना नहीं दल के साथ बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी आपने कई सीटों पर अलायंस करके आपने अपनी जगह बनाई। कहा तो अलायंस पॉलिटिक्स के कारण ही आज आपका वजूद है। और आज सारी बातें ठीक है, बस मैं राजीव जी वो सारी बातें ठीक है। मैं एक सवाल और ऐड करना चाहता हूं आपके पास, 30 सेकंड में पूरी बात कर दूंगा। उसका जवाब भी साथ में दे दीजिएगा जी। सवाल मेरा यह है सर, आपने स्मिता जी को तो बता दिया कि कितना बड़ा स्ट्रेचर है नीतीश कुमार का, मिश्रा जी को भी तो बताइए ना कि राहुल गांधी से इतर देखना शुरू करें। आज से देखना शुरू करेंगे तब जाके 2.5 साल बाद ये साबित कर पाएंगे कि इन्हीं की अगुवाई में लड़ रहे हैं। सबसे पहले रोहित जी, स्टूडियो के बहस में बहुत सारे फैसले नहीं लिए जाते, और जो आपके पैनल में बैठे लोग हैं ये देश का फैसला नहीं कर पाएंगे। पार्टी अपने जो सोचने का तरीका है उससे हिंदुस्तान को अवगत कराना चाहती है। देश का फैसला जो लोग कर रहे हैं, यूपी के वोटर, उनको तो तमाचे पड़ रहे हैं ये कह के कि ईवीएम के जरिए जीता गया चुनाव। और निश्चित तौर पर एक परिस्थिति बन सकती है जो 2 वर्षों में आपकी असफलताओं के से उपजेगा वातावरण, तो एक प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए, और नेता तो आंदोलन तय करेगा, परिस्थितियां तय करेंगी। यही सोच के तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी हुआ था कि 2 वर्षों की 2.5 वर्षों की जो असफलताएं हैं वो अखिलेश यादव को स्थापित कर देंगी। अगर जनता उनको असफलता मान रही होती संबित पात्रा, तो फिर अखिलेश यादव को दोबारा वोट दे देती और राहुल गांधी को दोबारा वोट दे देती। पंजाब में वो गठबंधन तो इसी बात से आता ना कि मोदी की असफलताएं उत्तर प्रदेश में बुनाएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जनता जनार्दन सब देख रही है। अभी राजीव रंजन जी जो बोल रहे थे कि 2 वर्षों में हम और ख़राब काम कर देंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, अलायंस जीत जाएगी, ये तो छीका फूटने वाला बात कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग में छीका। सर सुन लीजिए, मैं आपको पूरा सुना हूँ, वो छीका टूटेगा तो ये मक्खन खाएंगे। तो आप मेरे पहले सेगमेंट में मैंने कह दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, जो कुछ गोवा में और मणिपुर हो गया। सर सुन तो लीजिए, मैंने सुना आपको इतने देर के लिए, अब दूसरों को भी सुन लीजिए। यहाँ भी अलायंस करके हम लोग को बोलने नहीं दीजिएगा, ऐसा थोड़ी होगा। सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं सर, वो लालू प्रसाद यादव जी के कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, जो लालू जी कहेंगे वही सुनना पड़ेगा क्या? राजभवन सर हो गया, अब हमें बोलने दीजिए। हो गया नेताओं के बयान क्या होते, वो हो गया, सुन लीजिए। आज आप वही कर रहे हैं साहब, कृपया करके सुन लीजिए, आपको हमने सुना है। मैं ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने सब गड़बड़ी की, वो बेचारी सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जानती है ये सब तो लालू प्रसाद यादव ज़्यादा जानते हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है, और जो आपके साथी हैं और जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नीतीश जी से उब गए हैं। ठीक है, मैं लालू जी के कोर्ट सर सुन लीजिए, आपको सुना ना 1 मिनट के लिए, थोड़ा दूसरों को सुनने का मादा भी रखिए। आप राजनीति में सुचिता, सर सुचिता पुचिता सब बढ़िया है, लालू प्रसाद बगल में बैठा के सुचिता की बात मत करिए। बगल में बैठे हुए लालू प्रसाद यहाँ के सुचिता का पाठ पढ़ा रहे हैं, दूसरों को सुन लीजिए कृपया करके। थोड़ा सा सीखिए मिश्रा जी से भी, मिश्रा जी तो बोल नहीं रहे बीच में। हाँ तो येदियुरप्पा जी से भी तो ले लीजिए सर, सवाल पूछ लीजिएगा, जैसे मिश्रा जी शांत बैठे हैं बीच में पूछते हैं वैसे ही पूछ लीजिएगा। थोड़ा शांति तो रखिए, दूसरे पंडित से सीख तो लीजिए थोड़ा सा। मैं इतना बोलना चाहता था कि आप कह रहे हैं कि देखिए एक विचित्र चीज हो रही है। आप अभी मिश्रा जी से पूछिए, वो राहुल पुराण खोलेंगे, आप रंजन जी से पूछिए, वो नीतीश पुराण खोलेंगे, और लास्ट में बता रहा हूं अगर इनका अलायंस हुआ खुदा ना खास्ता तो कौन निकलेगा पता है? देवेगौड़ा निकलेंगे उसमें से। तो ये देश
कॉम्प्रोमाइज वाला कैंडिडेट नहीं चाहता है। देश चाहता है परफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम मोदी है। और देश अब उनसे, जब मैं स्मिता जी को कह रहा था कि अरिथमेटिक वर्सेस केमिस्ट्री, स्मिता जी ठीक कह रही हैं, राजनीति में अरिथमेटिक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर अब ये देश एस्पिरेशन का देश है, इसलिए इस देश ने जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी कि 100 टिकट दे देंगे मुसलमानों को और फिर मुसलमान केवल इसी को वोट करेगा, बड़ा सिंपल इलेक्शन है, हम निकल जाएंगे, उससे बाहर निकल चुका है। गणित से ज्यादा रसायन ने तो वैसे भी तय कर लिया ना। स्मिता जी ने पहली लाइन आपके लिए भी कही थी, उसको आपने जानबूझ के किनारे कर दिया। कौन सा बताइए, जवाब दूंगा। सीट किसी की कितनी भी आए, सरकार हम ही बनाएंगे ना, मैं बताता हूं, मैंने उसका अभी जवाब दिया। आप देखिए, इसको राजनीतिक रूप से नहीं, विशुद्ध संवैधानिक रूप से देखिए। हमारे को जो सीट मिली गोवा में, आप गोवा की तरफ इंगित कर रहे हैं, गोवा में जो घटक दल थे, चाहे वो गोवा फॉरवर्ड फ्रंट हो और बाकी दूसरा वाला दल जिसके साथ हमारा गठबंधन रह चुका है, आप बताइए उनमें से कोई भी कांग्रेस का स्पर्श करता क्या? कांग्रेस जिसको स्पर्श कर दे वो समाप्त हो जाए। कोई राहुल जी के पास आना नहीं चाहता है। अरे खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके पास नंबर था तो आप क्लेम करने क्यों नहीं गए? तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े थोड़े ही हैं, दोनों प्रवक्ता भाई बैठे हैं, आदरणीय है, मगर ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है। मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं को डांट लगाया। मिश्रा जी, गोवा में शक्ति परीक्षण हो रहा था, आपकी पार्टी के नेता अपने विधायकों को टॉयलेट में ढूंढ रहे थे। आप गठबंधन करना चाहते हैं, गठबंधन के लिए ज्वाइनिंग फोर्स बनना चाहते हैं, राहुल गांधी को उसमें लीड कराना चाहते हैं, पहले अपनी पार्टी को तो एक कर लीजिए। रोहित जी, अगर आप समय दें तो चूंकि गोवा की चर्चा हो गई है तो ये भी देश को पता चलना चाहिए कि गोवा में कैसे कैसे महापाप किए इन्होंने। सर सरकार बन गई ना, अब तो महापाप सरकार बन गई सर, और फ्लोर पे गिरी भी नहीं। सुन, बन गए तो फिर चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो ठीक है, तो उस पर चर्चा मत करिए। हमने भी समय मांगा था गवर्नर से, हमें समय नहीं मिला। गलत बात, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया इस बात को, आपने समय नहीं मांगा था। कई चीजें और सुप्रीम कोर्ट की आंख बंद करके सब कर रही है। सुनिए सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के कहने पे चल रही है क्या सर? अपनी बात का आप खुद उल्लंघन कर रहे हैं। कैसे उल्लंघन कर रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट सरकार के कहने से चल रही है, मैंने नहीं कहा। ये कहना चाहते हैं मिश्रा जी? नहीं, बात को बदलिए नहीं, मैं बदल नहीं रहा, मेरा सवाल है। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ सरकार के कहने से चल रही है, केंद्र सरकार के कहने से। आप अपनी व्याख्या मत करिए। क्या सुप्रीम कोर्ट भी राज्यपाल हो गई है आपके मुताबिक? का अगर इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी सम्मान करती है, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई पार्टी सम्मान करती है तो कांग्रेस है, और हम आगे भी करेंगे। हम इस फैसले का भी सम्मान करते हैं। मैं जो कह रहा हूं जो हुआ है उसकी बात, गोवा में इनकी सरकार थी, इनके चीफ मिनिस्टर थे, इनको बहुमत नहीं मिला, इनको हार मिली है, यह गोवा का मैंडेट है, और आप वहां चोर दरवाजे से सरकार बना ली। आपके अपने विधायक कह रहे हैं कि हमारे प्रभारी फेल हो गए, कैसे सरकार बनाया? आपके प्रभारी साहब आज सुबह से लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सफाइयां दे रहे हैं, क्यों सफाई देनी पड़ रही है उनको? वो सी बीच में घूम रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, और यहाँ सरकार बन गई। हाँ रोहित बताइए, जैसे राहुल बोल लेना वैसे ही। मिश्रा जी को सुन लीजिए ना। मोदी जी के, रोहित जी, हाँ सर बोलिए। मोदी जी के वर्तमान मंत्रिपरिषद में उमा भारती जी और स्मृति ईरानी जी दो ऐसी सदस्य हैं जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ कई मौकों पर खुलकर बयान दिया है, लेकिन आज वो उनके साथ हैं। हाँ तो ठीक है, उनसे असहमति रखते थे। तो डिक्टेटर तो नहीं है मोदी जी, आप लोग बेकार का डिक्टेटर बोलते थे। पांड्या की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई। नहीं, सुन लीजिए, मोदी जी के भी खिलाफ बीजेपी में लोग हैं। गोविंदाचार्य बाहर हो गए, आडवाणी जी घर में बैठ के आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि प्रभारी के चलते हुआ, इसके चलते हुआ, ये चीजें चलती हैं, इसको हम नहीं मानते। जैसे मोदी जी बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है। और सुन लीजिए, और जो चीजें आप लोग बता रहे हैं, जो परोस के दिखलाना चाहते हैं, चाहे जो भारतीय जनता पार्टी जो की राजनीति कर रही है, मैं समझता हूँ 2019 में जनता इनसे पूछेगी जो वादे आपने 2014 में किए वो उस पर आप कहाँ खड़े उतरे हैं। इनको उसकी चिंता करनी चाहिए। एक राज जीत लिए और 3 राज में आप हार गए, उसकी चिंता करके आप पीएचडी किया हुआ है। आप पंजाब में भी हारे हैं, ठीक है, आप बंगाल में भी हारे हैं, आप दिल्ली हारे, आप बिहार हारे, अब आने वाले समय गुजरात भी हारिएगा। ठीक है सर, मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को लेकर अहंकार मत पालिए। कौन अहंकार पाल रहा है? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, हमारा लीडर कौन होगा, हम किस नेतृत्व में काम करेंगे, यह बताना आपका काम नहीं है। आप बताइए कि राहुल जी है सर, तो इसमें नाराज होने की बात नहीं है। कांग्रेस की राह इसमें नाराज होने की बात नहीं है मिश्रा जी, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। आपको अपने नेताओं को भी थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा कि वो कब कहां जाके क्या बोले, इस बात का ध्यान आप लोगों को भी रखना पड़ेगा। स्मिता प्रकाश, मैं लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। क्या इन बातों से
कि मोदी ने बेईमानियां की, मोदी ने धोखा दिया, मोदी ने पाप करके सरकार बना ली, ईवीएम में टेम्परिंग कर दी, जनता को बरगला लिया, जनता को धोखा करके चुनाव जीत गए। अगर इस एजेंडा के साथ आगे जाएंगे तो क्या आपको लगता है जो जनता नोटबंदी की लाइनों में लग के भी अगर मोदी को वोट दे रही है तो इस एजेंडा पे वोट देगी इनको? एजेंडा तो तय करने की बात छोड़िए, तो पहले तो मैं कहती हूँ कि ये लोग जब सब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे गठबंधन का, पहले तो पार्टी के का नेतृत्व करें ना, पहले तो दैट हैज टू बी डिसाइडेड कि क्या वो करना भी चाहते हैं कि नहीं। पहली बात तो ये कि अपनी पार्टी में डिसाइड कर लेना कि डज ही वांट टू हेड द पार्टी और नॉट, डज ही वांट टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर, डज ही वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। कोई नहीं जानता कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। एक इंटरव्यू दिया है आज तक टेलीविजन चैनल को, उसके अलावा कुछ नहीं पता कि वो करना क्या चाहते हैं। कोई विजन नहीं, कुछ नहीं, और अगर है तो बताएं कि क्या विजन है उनका। सिर्फ पार्टी के प्रवक्ता टीवी स्टूडियोज में आके बेचारे दे हैव टू फेस द म्यूजिक, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इनकी लीडरशिप चाहती क्या है। दूसरा, सिर्फ मोदी के बारे में इफ दे वांट टू गो ऑन अटैकिंग मोदी, पीपल आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर देम। वो तो बात छोड़िए, आप स्टेट बाय स्टेट हारते जाएंगे और यहां तक कि राज्यसभा में इनके बड़े बड़े नेता तक नहीं आ पाएंगे। ये अगर आप ये सोचते हैं कि गठबंधन जो है वो कांग्रेस चला सकती है, तो कोई, खैर चंद्रशेखर इज नो मोर, कोई उनसे पूछे कि उनकी सरकार कैसे गिराई थी कांग्रेस ने, किस बात पे गिराई थी। और रही बात स्मृति ईरानी और उमा भारती ने मोदी के बारे में क्या कहा और वापस आ गए, आप जरा हिस्ट्री के पेजेस खोल के देखिए कि माधवराव सिंधिया भी बाहर गए थे, अर्जुन सिंह भी बाहर गए थे, वो कैसे वापस लौट आए कांग्रेस में। ये तो हर पार्टी में होता है। ये कहना बहुत आसान है कि उनकी पार्टी में कोई ऐसे डिसअफेक्शन नहीं था, हर पार्टी में होता है। दे हैव टू फर्स्ट गेट देयर एक्ट टुगेदर। मणिशंकर अय्यर ने बिल्कुल सही कहा, और राज बब्बर जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी में वो सादगी है जो मोदी को हरा देगी, नहीं, आई एम सॉरी, राहुल गांधी आज एक ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोई थिंक टैंक हेड कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो जीतना चाहती है इलेक्शन। पहले तो जीते, आइडियोलॉजी की बात बाद में सोचे, नंबर लेके आए पहले, तभी तो इलेक्शन जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद मिश्रा, राजीव रंजन और संबित पात्रा, आपका आज तालटोके का हिस्सा बनने के लिए। 2019 के लिए गठबंधन को लेकर सब राजनीतिक पार्टियों के अंदर से सुर जरूर सुनाई दे रहे, लेकिन जब बात आएगी नेतृत्व की तो निश्चित तौर पर तलवारें फिर से खींचेंगी, जिसका नमूना आपने आज ही देख लिया। जेडीयू चाहती है नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो, कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा किसी के बारे में सोचने को तैयार नहीं, मायावती के अपने अरमान हैं, ममता बनर्जी की अपनी उम्मीदें हैं, अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि उनके बिना ये जीत हो नहीं पाएगी, और मुलायम सिंह यादव भी अपने को अभी रेस में गिनते ही हैं। तो फिलहाल ये गठबंधन दूर की पड़ी लगता है।